क्वेश्चन के अंदर एक बच्चों वाली चीज दे रखी थी कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है वो इतना है, वाटर इतना है, आपको इंसिडेंस निकालना है, हमें होता है म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी होता है, तो आईपी क्या होगा 10 इनवर्स म्यू। अब देखो म्यू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब चूंकि यहाँ पे वाटर की बात करिए तो मैंने मीटिंग में वाटर लिखा है, तो स्पीड ऑफ लाइट को लिखा, वाटर को लिखा, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया, 3/2.2, तो ये हो गया 1.36। तो अब आपका म्यू निकल के आ चुका है, तो अब आपका म्यू निकल के आ चुका है, तो मैं म्यू की वैल्यू को यहाँ रख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1.36। और क्वेश्चन में वो आपको ये देगा, आपको अपने आप नहीं निकालना है क्योंकि तो मैथमेटिकल हो गया एकदम। तो 10 इनवर्स 1.6 आपको क्वेश्चन में ही देगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो बस हम निकाल लेंगे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन वैल्यू दी 10 इनवर्स 1.3 से कितना देखा है, मान लो 53 डिग्री। इसका मतलब कुछ लोग तो यहीं पर ही छोड़ देते हैं, तो वो भी आंसर माना जाता है, ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है। नहीं तो अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो आप ये लिखेंगे। एनी डाउट इन दिस? सिंपल, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ओके, सो अच्छा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो है हम ये कर सकते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो हम टीआईआर के ऊपर करते हैं। तो टीआईआर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जिसका टॉपिक जब मैं आपको ये रे ऑप्टिक्स करवाऊंगा तो उसमें आई गेस हमने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा ये सब। तो देखो अब हमारे पास क्या है, जब भी एक एक चीज याद रखो, मेरे पास वहां पे क्रिटिकल एंगल आया था कि वो इंसिडेंस एंगल जिस पे आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट सेम मीडियम के अंदर ही एंटर कर जाए। आपको अगर कुछ याद होगा, जैसे मान लो आप एक डेंसर से रेयर में भेज रहे हो, तो ये लाइट इस तरीके से ऐसे जाती है, तो अब आपको वो लाइट इस तरीके से भेज, देखो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 90 पे आ गया, तो अब एंगल और बड़ा हो तो वो वापस अंदर नहीं आ जाएगा। तो ये सब चीजें जब तो अब देखो ये मेरे पास क्या है, क्रिटिकल, ये जब ये बिल्कुल लाइट जो है एकदम सरफेस पे चली गई, तो इस पे जो मैंने एंगल दिया होगा वो मेरे पास क्या है, तो वो मेरे पास है क्रिटिकल एंगल। तो आपका इंसिडेंस एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी तो वो लाइट अंदर आ पाएगी। तो इस टीआई, इसको बोलते हैं टीआईआर, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम करेंगे इस रे ऑप्टिक्स में। तो टीआईआर के लिए ना हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो म्यू होता है ना, म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू साइन आईसी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो आप डेंसर से रेयर में कोई लाइट भेज रहे हो और वो लाइट डेंसर से डेंसर के अंदर ही आ जाए, तो वो तभी आ पाएगी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी वो आ पाएगी लाइट। क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो ये है जब वो 90 पे जाता है ऐसे, तो अगर आप और एंगल को बढ़ाओगे तो वो वापस अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए जो कंडीशन लगती है वो क्या लगती है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। तो इसके ऊपर ना काफी सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, क्योंकि ये आपको एक ही कौन सा थोड़ी यूज करना है, ब्रिजस्टर्स मेलस, तो वो टीआईआर का भी आपसे यूज करवा लेता है क्वेश्चंस के अंदर। तो अब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लासेस 40 डिग्री। तो आपका क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब अब आपका 40 डिग्री क्रिटिकल एंगल दे रखा है, जिसपे लाइट क्या जाएगी, 90 डिग्री बनाते हुए सरफेस पे चली जाएगी, राइट। जैसा मैंने अभी बताया कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे जो लाइट, जो रिफ्रैक्टेड वाली लाइट होगी वो बिल्कुल सरफेस पे बनाते हुए चली जाएगी, इजंट इट। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, पोलराइजिंग एंगल निकालना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है उस ग्लास के लिए। तो देखो अब अगर ये हमसे पोलराइजिंग एंगल ये सब चीजें निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने कंडीशन बताई थी कि जब भी मेरे पास टीआईआर होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल के लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है, मैंने बताया था अभी कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, राइट। आई टोल्ड यू कि अगर आपको आईसी पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अच्छा 1/sin 40 आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि sin 40 की आपको वैल्यू नहीं पता। अच्छा तो चलो मैंने ये हाइपोथेटिकल ले लिया, इट्स माय बैड। तो इसका मतलब मान लो अगर मैं आपको 40 नहीं 45 दे देता, तो 45 दे देता तो आराम से निकल जाता, राइट। तो sin 45 कितना होता है, यस। तो ये मेरे पास होता है 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, √2, राइट। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या क्या, √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.44 होती है √2 की वैल्यू। आर यू श्योर, कहीं √3 की तो वैल्यू नहीं बोल दी। ओके, तो देखो अब हमारे पास, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके, √2 ओके। तो मेरे पास जो √2 की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1.41, राइट। तो 1.41 भी बोल सकते हो आप। तो ये मेरे पास आ गई है √2 की वैल्यू, लेकिन अगर मान लो, अच्छा ठीक है, ये मेरे पास म्यू, अब म्यू की तो वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अब अगर मैं मान लो आपसे यहीं पर ही क्वेश्चन बोलूं
कि 1 सेकेंड, तो मेरे पास ये आ चुका है, मेरे पास अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना आ चुका है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा देखो, अब जैसे कि हमें ब्रिस्टर्स लॉ से पता है म्यू इज इक्वल टू 10 IP होता है, राइट। तो 10 IP होता है, तो क्या आपको आईपी पता है? आईपी तो भाई हमें नहीं पता है, आईपी तो निकालना है ना, पोलराइजिंग एंगल। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स म्यू इज इक्वल टू आईपी। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू कितना दे रखा है 1.41 इंटू में आईपी हो जाएगा, राइट। तो क्या इसकी वैल्यू अगर मैं दे रखी होगी तो हम आईपी निकाल लेंगे, वैसे तो आईपी ये भी हम बोल सकते हैं, यही मेरा आंसर है, राइट। tan इनवर्स 1.41, इजंट इट? ओके। अब देखो इसने हमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी पूछा हुआ है। अब ये तो बहुत ही इजी है, क्यों? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी थी, आईपी इज इक्वल टू आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90 होता है, रिमेंबर दैट। देखो इस क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था ना, देखो ये आईपी है, तो ये भी तो आईपी हो जाएगा, ये वाला, ये भी आईपी, और ये आर, और ये तो 90 है ही है ये वाला हिस्सा। तो जब ये भी आईपी है मेरे पास और ये आर है, तो देखो लिखा है ना मैंने, आईपी प्लस का आर इज इक्वल टू 90। तो अच्छा, तो देखो आईपी अभी भी आपने निकाल लिया। चलो सपोज कर लो, जैसे अभी तो मान लो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, मान लो tan इनवर्स 4.4 की वैल्यू मैं आपको कितना दे देता हूँ, सपोज कर लेते हैं चलो कि मैंने आपको आपका जो आईपी है, सपोज कर लो कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया मान लो एंगल, ठीक है। तो आईपी जो है मान लो tan इनवर्स 1.41 आपको मैंने 60 बोल दिया, तो ये 60 निकल के आ गया। अच्छा, तो अब आपका आईपी अगर 60 है, तो ये 60 प्लस का आर प्लस का 90 हो जाएगा, भाई यही तो है रिफ्रैक्शन, यस और नो? आर रिफ्रैक्शन। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 माइनस 60, इट इज इक्वल टू 30। गॉट इट? तो मेरे पास r इज इक्वल टू 90 माइनस 60 और ये मेरा 30 निकल के आ चुका है, विच इज वेरी सिंपल। ओके, सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन, देखो तो इसके अंदर क्या देखा तुम हम सब लोगों ने, कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC होता है। आईसी आपको मैंने 45 दिया था, तो उससे म्यू निकल गया। म्यू इज इक्वल टू 10 IP होता है, तो उससे मेरे पास आईपी निकल के आ गया। और उसने हमसे रिफ्रैक्शन भी पूछ लिया था। तो जब हमने डेरिवेशन करी तो हमने एक चीज देखी थी कि जो आईपी और मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई मीन जो रिफ्रैक्शन होता है, उनके बीच में दोनों का सम 90 होता है। तो 90 के हेल्प से वो भी निकल के आ गया। Isn't it? This is quite easy. Okay. Now, the next question I am giving, a ray of light is incident on the surface of the glass plate of refractive index. इसका मतलब आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और वो खुद ही बोल दे पोलराइजिंग एंगल पे। अगर पोलराइजिंग एंगल पे तो बताओ हम ब्रेस्टर्स लॉ लगा सकते नहीं लगा सकते? बिल्कुल, अगर पोलराइजिंग एंगल उसने खुद ही बोल दिया है, तो ब्रेस्टर्स लॉ तो वहां पे अपने आप ही लग जाएगा। और अब आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो चलो, तो इसको अगर मैं देखूं तो देखो, जैसे मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू, क्या मैं 10 IB बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ द ब्रिस्टर्स एंगल। तो अगर आपको म्यू दे रखा है 1.53, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 1.53 इज इक्वल टू आईपी, राइट। तो अब मेरा आईपी कितना हो जाएगा फिर? तो अब ये तो मैं पता नहीं है, तो मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन में ही दे रहा हूँ tan इनवर्स 1.53, आपको कितना दे रखा है 56 डिग्री, ये शायद पहले भी आया था। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 56 डिग्री, तो ये आईपी हो गया मेरे पास। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, पोलराइजिंग इंसिडेंट एंगल मेरे को पता लग चुका है। ठीक है, सिंपल। अब उसने हमसे तो रिफ्रैक्शन पूछा है, तो भाई अब भी बहुत इजी है, कैसे? क्योंकि हमें पता है आईपी प्लस का आर इज इक्वल टू 90 होता है। तो आपको आईपी पता है, आर आपको पता निकालना है, और 90, तो 90 माइनस 50 से कितना हो जाएगा मेरे पास, सिंपल 33, सॉरी 34। तो 34 डिग्री मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल के आ गया है। तो इस टाइप के सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि हम आई गेस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल है। अच्छा, तो देखो ये तो थे बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स। अब ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे हम कहीं कहीं पोलर, जैसे मेरे पास ना एक डबल रिफ्रैक्शन होता है। जैसे मैंने बोला ना कि पोलराइजेशन हम अलग अलग तरीकों से करते हैं, तो पोलराइजेशन हम अलग तरीके से तो करते हैं, तो एक मेरे पास होता है नाइक्वाल प्रिज्म। तो बस उसका ना कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है कि नाइक्वाल प्रिज्म में किस तरीके से चीजें होती हैं। तो मान लो अगर आपको एक ऐसा नाइक्वाल प्रिज्म दे रखा है,
सपोज दिस इज योर नाइक्वल प्रिज्म, तो आपके पास ये एक ऐसा नाइक्वल प्रिज्म आ रखा है इस तरीके से। तो अगर आपके पास एक ऐसा नाइक्वल प्रिज्म है, ठीक है, ओके, तो अब देखो होगा कि एक्चुअली ये 3 डायमेंशन है नाइक्वल प्रिज्म। नाइक्वल प्रिज्म थोड़ा सा ना ये 3 डायमेंशन इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसे। ये आप शायद आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे जैसे झोपड़ी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके जैसा। तो अब मान लो अगर आपने कोई भी एक लाइट, कोई भी एक अनपोलराइज लाइट इसके अंदर पास करी, तो जब आप इसके ऊपर अनपोलराइज लाइट को पास करोगे, तो अनपोलराइज लाइट में वाइब्रेशन क्या होंगे, हर डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो मैंने क्या बताया था, अगर इसमें हर डायरेक्शन में है, तो देखो ये इसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो हर डायरेक्शन में इस तरीके से हैं। तो ये मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके वाइब्रेशन जो है वो हर डायरेक्शन में है, मतलब 360 पे है, राइट, हर एक पॉइंट पे। अब मैं हर पॉइंट पे तो बना के नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हर एक पॉइंट पे वो है। अब देखो जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करता है ना, तो इसके अंदर एंटर करने से ना ये जो लाइट है ना, जैसे इसके अंदर एंटर कर रही है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो जब वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो एक तो चलो मेरे पास आ जाएगी इधर की साइड, तो एक लाइट गई इधर की साइड, और एक लाइट आ जाएगी इधर की साइड। तो ये मेरे पास दो हिस्सों में लाइट बढ़ गई है, और ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल के आएगी और ये वाली ऐसे बाहर निकल के आएगी। अब ये दो लाइट क्यों निकल के आ गई है भाई, देखो अब इसमें से ना, मैंने बोला था ना कि हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होती हैं। तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन, अब वो वाइब्रेशन ना मेरे पास बढ़ चुकी है। तो देखो अब ना मेरे पास इस वाली लाइट को तो हम बोलते हैं एमरजेंट रे। अभी आई विल टेल यू व्हाट इज एमरजेंट रे। और एक मेरे पास क्या होती है, ऑर्डिनरी रे। तो ये एमरजेंट रे और ऑर्डिनरी रे क्या होती है, देखो ऑर्डिनरी रे मेरे पास वो रे है जिसके अंदर जो वाइब्रेशन है ना, वो इंसिडेंट से परपेंडिकुलर है। जैसे लाइट आ रही है, देखो अब ये जैसे मान लो ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इससे इस कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की साइड और कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर की साइड, कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की साइड, तो मैं इसे बना नहीं पाऊंगा ना भाई, कंप्यूटर के बाहर में कैसे बनाऊं। तो इसलिए मैं इसको डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब कि जो वाइब्रेशन है एक कंप्यूटर से बाहर की साइड निकल रहे हैं, कंप्यूटर से अंदर की साइड निकल रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है वो मतलब बाहर की साइड और अंदर की साइड, बाहर की साइड और अंदर की साइड, तो ये मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी रे, ठीक है। सो दिस इज माई ऑर्डिनरी रे, और ये मेरे पास रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो करता है। लेकिन जो दूसरे लाइट है एमरजेंट रे, ये रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो नहीं करता है, और इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो किसके पैरेलल होते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। तो जैसे जैसे अभी लाइट जा रही है, तो इसके वाइब्रेशन देखो ऐसे होंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसके वाइब्रेशंस। तो इसका मतलब मेरे पास पहले थे हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन, अब मेरे पास दो रे मिली हैं, एक में वाइब्रेशन ऊपर और नीचे हो रहा है, और एक में वाइब्रेशन आगे और पीछे के साइड हो रहा है, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, एमरजेंट रे, और ये मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी रे। तो यहाँ पे बस ये डायग्राम बनाने के लिए आता है कि बताओ जब भी हम पोलराइजेशन करेंगे डबल रिफ्रैक्शन से, मतलब लाइट दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं, इसे हम डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो मेरे पास नाइकल प्रिज्म है, तो बताओ कितने टाइप की रे आएंगी। तो नाउ यू हैव टू से दैट देन टू रेज विल फॉर्म, या टू रेज आर कमिंग फ्रॉम द सिंगल अनपोलराइज्ड लाइट। तो फर्स्ट वन इज एमरजेंट रे एंड सेकंड इज द ऑर्डिनरी रे। तो कभी कभी यही बोल रहे हैं कि बताओ ऑर्डिनरी रे क्या वो लॉज और रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, बिल्कुल। तो ये ऑर्डिनरी रे मेरे पास लॉज और रिफ्रैक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करेगी। ये बैंड हो जाएगी, देखो ये मेरे पास अगर नॉर्मल की तरह देखे तो बताओ ये बैंड कर रही नहीं कर रही, रेयर से डेंसर मीडियम है। लेकिन ये वाली बहुत कम बैंड कर रही है, एमरजेंट रे वाली। तो ये एमरजेंट रे वाली है, तो ये लॉज और रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल चलती है। अच्छा, तो कुछ लोग बोलते हैं इसका नाम ई क्यों पड़ा। तो ई का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कुछ ज्यादा ही स्टाइल मारे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा देखो, एक होता है ऑर्डिनरी इंसान, सिंपल इंसान, तो सिंपल तो सारे रूल फॉलो करता है, राइट। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ फॉलो करता हुआ चले इंसान, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन एक ऐसी लाइट जो फॉलो नहीं करती है रूल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अच्छे वे में नहीं है, नेगेटिव वे में, ओके। तो इसका मतलब जब भी नाइकल प्रिज्म से मेरे पास दो लाइट जाएंगी, तो दो लाइट के जाने के बाद एक एक ई रे में टूट जाएगी और एक ओ रे में टूट जाएगी नाइकल प्रिज्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ये भी तो, अच्छा तो व्हाट डू यू मीन बाय द नाइकल प्रिज्म। तो इट इज अ डिवाइस, या यू कैन से इट इज अ ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रोवाइड, या विच इन विच डबल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, okay. So we can say it is an optical device based on the phenomena of double refraction,
which is used for producing and analyzing the polarized light. And two type of rays usually come from it. If one is extraordinary, another is ordinary. Got it? Simple. तो नाइकल प्रिज्म एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है, मेरे पास डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना टेक प्लेस होता है, और दो टाइप की मेरे पास रेज बनती हैं. फर्स्ट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अदर इज ऑर्डिनरी. ओके, सो with that, your this chapter is completely over, and I hope you people understand that. तो सिंपल है, ठीक है. तो हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ देखा होगा आप सब लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी है, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, या ये पोलराइजेशन हो. और ये टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, ठीक है. तो इसमें तो चलो जैसे हम देख रहे हैं, तो इसमें मैं अपना फेस भी नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. बट आई होप कि ये टॉपिक वैसे हम ऑफ कोर्स मैं क्लास में भी करवाऊंगा, लेकिन ये बस ऐसे है कि एटलीस्ट आपको मतलब अगर क्लास का भूल गए तो एटलीस्ट आप यहाँ पे आके देख सको कि मतलब कोई भी टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना. तो ये वाला चैप्टर था जो कि 12th का सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है वेव का. और फाइनली हमने वो भी कर लिया है. पोलराइजेशन सबसे इजी था ऑफ कोर्स, डिफ्रैक्शन थोड़ा सा टिपिकल था, इंटरफेरेंस भी ठीक ठाक था, ठीक है. तो तीन टॉपिक की हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया है, और इसी के साथ हमारा वेव खत्म होता है. बाकी अब हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. तो चलो भाई, इसी के साथ वेव हमारा खत्म होता है. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी. बाय बाय.